ये देखिए नेक्स्ट, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब ये परसाई जी अपने खुद के जूते के बारे में बता रहे हैं कि यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगूठी बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़कर खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पैनी है ना, ये नीचे तीखी चिकनी मिट्टी पर पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। वो अपने जूते के बारे में कह रहे हैं। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब कहने का कि तुम छिपाने का मतलब नहीं जानते और हम छिपाकर दिखावे की प्रवृत्ति पर ही कुर्बान हुए जा रहे हैं। ये व्यंग उन्होंने पूरे मतलब अपने परिवेश पर किया है, सारे लोगों पर किया है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, ठाठ यानी बड़ी शान से। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। ये परसाई जी सोच रहे हैं। अब देखिए आगे, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? फोटो देखकर ही बता रहे हैं उनके प्रेमचंद जी के बारे में। क्या होरी का गोदान हो गया है? यह होरी गोदान एक उपन्यास का नाम है। होरी उसका मुख्य पात्र है और इस उपन्यास के उपन्यासकार प्रेमचंद है। मतलब प्रेमचंद का मुख्य उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, और इस गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है होरी। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? ये भी इनकी ही रचनाएं है प्रेमचंद की। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? ये सब इनकी रचनाओं के नाम है। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? देखिए, इसके भी कई क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होते हैं कि जैसे इसका एक क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ का कि किसकी व्यंग मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती है और क्यों? तो किसकी? प्रेमचंद के फोटो में जो एक मुस्कान है वो व्यंग मुस्कान हरिशंकर परसाई के हौसले यानी हिम्मत पस्त कर देती है, हरा देती है। और क्यों कर देती है? क्योंकि लेखक जानता है कि प्रेमचंद का जीवन कष्टों और संघर्षों में बीता है। ये परसाई जी को पता है। यहाँ तक कि साबुत जूते भी नहीं पहन सके, फिर भी वे इतने जिंदा दिल थे कि किसी व्यंग से हंस सके। प्रेमचंद की ये जिंदा दिली लेखक के हौसले पस्त कर देती है। लेखक स्वयं भी बहुत गरीब रहा, परंतु वह कभी मन से इतना जिंदा दिल नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद का पूरा जीवन गरीबी में बीता, लेकिन फिर भी वह जिंदा दिल थे। और यही परसाई जी कह रहे हैं कि मैं उनकी तरह कभी नहीं रह पाता। इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेखक को प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का क्या कारण प्रतीत होता है? तो लेखक को प्रेमचंद की जो ये व्यंग मुस्कान है इसका एक ही कारण लगता है कि संसार में सरेआम मतलब खुलेआम अन्याय हो रहा है, भयंकर शोषण हो रहा है। लेखक उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है, किंतु हारने के बावजूद वह दुर्दशा की स्थितियों को चुनौती दे रहा है। मतलब उनके इस फटे जूते से, उनकी इस व्यंग मुस्कान से ये एहसास हो रहा है परसाई जी को। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, होरी का गोदान होने में क्या व्यंग है? तो यहाँ पर होरी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह जीवन भर एक गाय को पालने की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, किंतु मरने के बाद धूर्त पंडित उसकी पत्नी से गोदान मांगते हैं। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की व्यंगमयी मुस्कान धर्म के नाम पर चल रहे शोषण और पाखंड पर प्रहार कर रही है। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जनता का लेखक किसे कहा गया है और क्यों? यहाँ पर जनता का लेखक किसे कहा गया और क्यों?
प्रेमचंद को जनता का लेखक कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने जीवन भर आम जनता के दुख दर्द के विषय में लिखा, अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। उन्होंने किसानों की गरीबी के बारे में लिखा, शोषण और बेहाली के बारे में लिखा, इसलिए उन्हें जनता का लेखक कहना उचित होगा। इस पैराग्राफ से भी इतने क्वेश्चन बनेंगे जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आगे देखिए, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कहने का मतलब आते जाते जूते घिस गए और हम ईश्वर का नाम लेना, कि मतलब आने जाने में हमारे जूते घिस गए पर हम ईश्वर का नाम लेना ही भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजते, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? ये विचार बार बार लेखक के मन में आ रहा है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया हो। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, लेखक ने प्रेमचंद के जूते के फटने का क्या कारण सोचा। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते रास्ते में किसी कठोर वस्तु पर ठोकरे मारने से फट गया, या वे उस वस्तु से बचकर नहीं निकले। उन्होंने उसे भरकस रास्ते से हटाने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका आशय ये है सीधा सीधा कि वे समाज में कुरीतियों से लड़ते रहे प्रेमचंद। उन्होंने उससे बचने के बजाय भरपूर विरोध किया, इस कारण उनके जूते फट गए, अर्थात जीवन कष्टमय रहा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस प्रकार का जीवन जी रहे थे मतलब। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने समाज की बुराइयों का पर्दाफाश किया, शोषण, गरीबी, महाजनी प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समस्याओं से बचकर निकलने का प्रयास नहीं किया। वे समझौतावादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने समझौता नहीं किया बल्कि उनका विरोध किया, उन बुराइयों से लड़ते रहे, इसलिए इनका जीवन इतना कष्टमय हो गया प्रेमचंद का। ठोकर मारने का आशय क्या है? यहाँ पर ठोकर मारने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ठोकर मारने का आशय है संघर्ष करना, विरोध करना। ठीक है। जूता आजमाने का व्यंग स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये जूता आजमाया, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो जूता आजमाने का आशय है जूते से काम लेना, अर्थात राजी से न मानने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना। चलिए अब आगे देखते हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। मतलब अब परसाई जी कह रहे हैं कि तुम इन सारी बुराइयों से बचकर निकल भी तो सकते थे, कोई और रास्ता निकाल सकते थे। तुम समझौता कर नहीं सकी, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म मतलब नियम धर्म, उसकी भी जंजीर थी, मतलब एक बंधन था। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो मतलब प्रेमचंद जी का जो नियम धर्म था वो उनके लिए बंधन नहीं था, बल्कि वो उनकी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए हैं और तलुआ घिसाए चल रहे हैं
उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो देखिए अब परसाई जी क्या कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ के क्वेश्चंस और देख लीजिए आप इसी पैराग्राफ के। इस पैराग्राफ के अंतर्गत की लेखक के अनुसार प्रेमचंद किन पर व्यंग कर रहा है, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो ऊपर से अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं किंतु अंदर ही अंदर उनसे दुखी हैं। वे उन पर भी हंस रहे हैं, मतलब प्रेमचंद उस फोटो में जिस पर हंस रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो सामने आई कुरीतियों और मुसीबतों से बच बच कर इधर उधर से निकल रहे हैं। इसी पैराग्राफ का क्वेश्चन 2, प्रेमचंद मुस्कुराकर क्या व्यंग कर रहे हैं। तो प्रेमचंद हंसकर कह रहे हैं कि मैंने तो परेशानियों को ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, मेरी अंगुली जूता फाड़ कर बाहर निकल आई किंतु पैर बचा रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। कहने का तात्पर्य है कि मैं कुरीतियों से लड़ा, मैंने संकट झेले, गरीबी सही और अपने आत्मबल को बचाए रखा। इसी के बल पर मैं आगे भी साहित्य लेखन कर रहा हूँ। किंतु जो लोग दिखावटी जीवन जीते हैं, अपने आत्मबल को खो रहे हैं, उनका क्या होगा? वे आगे और साहित्य लेखन कैसे करेंगे? ये उन पर खरा खरा व्यंग कर रहे हैं। अंगुली छिपाने और तलुआ घिसाने का क्या गहरा आशय है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अंगुली छिपाने और तलुआ घिसाने का यहाँ पर क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर इसका यह आशय है कि अंगुली छिपाने का आशय अपनी दुर्दशा को छिपाना, मतलब अपनी बुरी दशा को छिपाना, और तलुआ घिसाने का मतलब है कि अंदर क्षीण होना, मतलब अंदर कमजोर होते जाना, अपनी शक्तियों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रेमचंद को किनके चलने की चिंता है। तो प्रेमचंद को अपने समय के उन लेखकों के चलने की चिंता है जो बनावटी जीवन जीने के कारण अंदर ही अंदर सिमटते जा रहे थे, जो संकटों को स्वीकार करने का आत्मबल खोते जा रहे थे। प्रेमचंद को लगता था कि संकटों का खुलकर आमना सामना किए बिना लेखन या अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया जा सकता है। ये प्रेमचंद के फटे जूते जो व्यंग है उस पर हरिशंकर परसाई का ये निबंध आपका यहीं समाप्त होता है। जितने बीच में ये गद्यांश निकले, प्रत्येक गद्यांश पर मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन बनाए हैं। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, बकायदा लिखेंगे और इस चैप्टर को पुनः वापस रीड करेंगे। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। पहला क्वेश्चन अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपको पहला कॉपी में करना और विशेषकर आता है ये। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, वही रेखा चित्र, शब्द चित्र, मतलब जो सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट होते ही उनके बारे में पढ़ा था, और ये पूरा जो निबंध उन पर लिखा है ये एक शब्द चित्र है, निबंध के माध्यम से लिखा है। तो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो मैं आपको इन विशेषताओं के सिर्फ पॉइंट बता देती हूँ, इसका विस्तार से आगे आप स्वयं एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसका संघर्षशील लेखक या संघर्षशील जीवन, संघर्षशील लेखक लिख लीजिए। दूसरा है अपराजित व्यक्तित्व, मतलब कभी न हारने वाला इनका व्यक्तित्व। कष्टमय जीवन, सादगी और मर्यादित जीवन, ये 5 पॉइंट मैंने बताए जिनको आपको अपनी कॉपी में एक्सप्लेन करने हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत, या आप स्वयं लिखेंगे आप इस चैप्टर के आधार पर। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए।
तो ये तो आप बुक में ही कर लेना, ये क्वेश्चन कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो ये क्या है? सेंटेंस रॉन्ग है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये बात सही है, इस चैप्टर के अनुसार लगाना है आपको। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, रॉन्ग है, अभी पढ़ा ना अपन ने, पस्त करती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम अंगूठे से इशारा करते हो, ये भी रॉन्ग है। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कॉपी में करना है। ये निश्चित आता है, क ख ग तीनों। तो देख लीजिए सबसे पहले वाली पंक्ति, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। मतलब इन पंक्तियों में व्यंग है, व्यंग। तो देखिए इसमें क्या व्यंग है। परसाई जी कहते हैं कि हमारे जीवन की यह विडंबना है, मतलब दुर्भाग्य, कि जिसका स्थान पैर में अर्थात नीचे उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। मतलब कहने का कि जूते का स्थान, जूते को पाँव में पहना जाता है फिर भी हम उसको अधिक कीमती और अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और जिसका स्थान श्रेष्ठ है, जो सिर पर बिठाने योग्य, कहने का मतलब टोपी, उसे हम कम सम्मान मिलते हैं, मतलब उसकी कीमत कम होती है। तो आजकल जो तो जूतों का यानी धूर्तों का, जूते मतलब यहाँ पे धूर्त लोग अर्थात धनवानों का मान सम्मान अधिक बढ़ गया है। कहने का मतलब धनवान और उच्च व्यक्ति का अधिक मान सम्मान किया जाता है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग, जूते यानी गुणी लोग, टोपी यानी गुणी लोग न्योछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हुजूरी करते नजर आते हैं। ये इसमें निहित व्यंग है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये वेरी आईएमपी है कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया, मतलब छुपाने को महत्व नहीं दिया। उन्होंने असलियत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की है, जैसा है वो वैसा ही प्रेजेंट करते हैं। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं है। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी भिन्न भिन्न अवसरों के लिए अलग अलग नहीं था, एक जैसा ही था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का नाटक करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, उसी को महान मानते हैं। लेकिन प्रेमचंद यहाँ पर ऐसे नहीं थे, वह जैसे भी थे वैसा ही प्रस्तुत करते थे, अंदर बाहर सब। तो इस बात से इसमें ये व्यंग निहित है कि हम लोग मतलब पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं और अपने दुखों को छिपाकर सुखी होने का नाटक करते हैं और अपने दोषों को छिपाकर महान सिद्ध करने का ढोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो देखो लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा, मतलब नफरत के योग्य, जो अच्छे नहीं होते, उसकी तरफ हाथ की अंगुली से नहीं, मतलब एक तो अपन जो व्यक्ति खराब होता है उसका हाथ की उंगली से इशारा करते हैं, लेकिन इन्होंने हाथ की उंगली से इशारा नहीं किया बल्कि अपने पांव की उंगली से संकेत किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष किया। इसमें ये व्यंग निहित है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? यह आपके अनुसार, मतलब आप स्वयं करें इसको।
वैसे तो अधिकतर लोग अपने घर में पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं। प्रेमचंद जी के रोज पहनने के वस्त्र तो और भी दयनीय होंगे, ऐसा मैं अपने विचार से बता रही हूँ। लेकिन प्रेमचंद का सादा जीवन शैली का ध्यान आने पर लेखक के विचार बदल गए। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज थे, उन्होंने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। फोटो को देखकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी ना, तो तुरंत ही उन्होंने अपनी ये टिप्पणी चेंज कर ली। इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में नहीं करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। ये भी कॉपी में नहीं करना है, इसको भी रहने दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 6 देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। ये करना है कॉपी में। ये आ सकता है कि टीला जो होता है शब्द, वो रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्टाचार जीवन की सहज यानी आसान गति को रोक देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। तो ये 6 वाला करना है आपको कॉपी में। अब देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बना, ये क्रॉस कर दीजिए, 7 नहीं करना है आपको। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है, ये आ सकता है। ये 8 वाला क्वेश्चन करना है। इसका देखिए आंसर, आजकल लोग वेशभूषा के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व वेशभूषा का पूरा ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि वेशभूषा के कारण लोगों के व्यवहार में अंतर आ जाता है, इसलिए वे समाज को आकर्षित करने के लिए नया वेश धारण करते हैं। समाज भी वेशभूषा को अधिक महत्व देने लगा है, इसलिए विद्यालय में ही छात्र छात्राओं को वेशभूषा के प्रति जागरूक कर दिया जाता है। आजकल धोती कुर्ता या पायजामा पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है, मतलब पुराना, मतलब पुरानी पोशाक मानी जाती है। इसलिए लोग अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए पैंट कमीज पहनते हैं। लड़कियां तो और भी आगे हैं, वे अपनी परंपरागत वेशभूषा छोड़कर जींस टॉप या कमीज पहनने लगी है। इससे वे स्वयं को आधुनिक के रूप में प्रस्तुत करती है। 8 वाला क्वेश्चन आपको करना है। भाषा अध्ययन, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें से मुहावरे स्वयं निकालेंगे। जैसे मुहावरे लिख लीजिए आप, हौसला पस्त करना मतलब उत्साह नष्ट करना, इसका प्रयोग आप स्वयं करेंगे। दूसरा मुहावरा है ठोकर मारना यानी चोट करना। थर्ड मुहावरा टीला खड़ा होना यानी बाधाएं आना। फोर्थ पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। ये इस चैप्टर में मुहावरे आए हैं जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये करना है 9th वाला। 10th क्वेश्चन, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। ये भी करना है आपको। भाई प्रेमचंद के लिए क्या क्या हुए, एक तो महान कथाकार, लिख लीजिए आप, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे। ये इनके लिए इन विशेषणों का प्रेमचंद के लिए प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे पता लगाइए। महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इसी प्रकार चित्रण किया है, उसे पढ़िए। ये तो आप स्वयं निकाल के पढ़ लीजिए नेट पे से,
और ये वाला भी नेट पे से देख लीजिए, कॉपी में नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए नेट पे सर्च करके पढ़ना है। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक पढ़िए। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित फिल्म नर्मदा पुत्र हरिशंकर परसाई देखिए। पाठ्येतर सक्रियता में ये चारों चीजें आप नेट से निकाल कर देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। और ये शब्द संपदा भी आपको स्वयं को पढ़ना है और इन्हें लर्न करनी है। अब आगे देखिए आप, ये आपका विशेष है, ये जीके है, इसको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही रखना है, लेकिन इसको स्पेशली पढ़ना है। कुंभन दास, जो नाम अभी गया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसके बारे में बताया कि ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, मतलब कुंभन दास यहाँ पर एक कवि है, तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपके आगे 12th में काम आएगी, तो इसे लर्न करना। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। इस चीज को आप लर्न कर लेना, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। तो ये प्रेमचंद के फटे जूते निबंध यही समाप्त होता है। धन्यवाद। इसका सारा काम आप कॉपी में करेंगे, चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे।